हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 की गणित में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 इसकी प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है कि देखिए, ये संख्याएं दी गई हैं, आपको इस संख्याओं में से छांट कर बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आपको पहले भी इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी वे संख्याएं जो भिन्न में हों और जिसका हर शून्य न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वही पर संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ तमाम संख्याएं आपको दी गई हैं। इन संख्याओं में से आपको छांट कर बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पहली वाली संख्या देखिए 2 - √5 है। ये 2 - √5 ये अपरिमेय संख्या है। ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरे वाली संख्या में देखिए, जब आप एक कोष्ठक खोलेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। 3 को हम आप 3/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गई? ये हो गई परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तीसरे वाले में देखिए, तीसरी वाली संख्या में देखिए, √7 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। आया कितना? 2/7। ये क्या है? P/Q के रूप की है। इसलिए कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अगली संख्या आप देखिए, यहाँ पर ये वाली संख्या 1/√2। 1/√2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गई? ये हो गई अपरिमेय संख्या। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ देखिए 2π लिखा गया है। तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अगर 22/7 दिया गया है तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर पाई दे दिया गया है तो अपरिमेय संख्या होगी। चाहे केवल पाई दिया हो, चाहे 2π दिया हो, चाहे 3π दिया हो, क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो कुल मिलाकर के आपको इसी तरह से देखना है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या जिसको हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, वही क्या हो गई? वही परिमेय संख्या हम कहेंगे। और जो P/Q के रूप में नहीं बनेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही बताना था कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए, इसी एक्सरसाइज 1.5 का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इस दूसरे क्वेश्चन में आपको ये सरल करना है। 3 पार्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं, 2 के 3 पार्ट को हमने लिया है। इसको आपको क्या करना है? सरल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट इसका। दूसरे का पहला पार्ट क्या है? 3 + √3 2 + √2। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। यानी इन दोनों, देखिए दो जगह क्या दी गई? करणियाँ दी गई। करणियों का क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए, आपको हम कर्ण के गुणा करने का आपको हम थोड़ा सा नियम बता दे रहे हैं। फिलहाल इसको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर घात समान है तो करणियों का गुणा हो जाता है। करणीगत कुछ भी हो, लेकिन अगर कर्ण घात समान है तो करणियों का गुणा होता है। यहाँ देखिए, पहले हम इस 3 का गुणा इस 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 3 दूना 6 आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। प्लस इस 3 का गुणा
कर्ण 2 में करेंगे तो आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, 3 गुणे √2 आ जाएगा, क्योंकि किसी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या का गुणा जो है ये नहीं होता, केवल गुणनफल के रूप में लिख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो आ जाएगा 2√3, फिर √3 का गुणा √2 में करेंगे। देखिए यहाँ दोनों कर्णियाँ हैं, दोनों कर्णियों कर्णी घात समान है, इसलिए इन दोनों कर्णियों का गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा। 3 और 2 का गुणा होगा, कर्णिगतों का गुणा होता है। तो अब आइए देखिए, अब यह जोड़ घटा का आप देखिए जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से हम जोड़ेंगे, न कोई यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय जो कर्णी है कर्णी से तभी जुड़ेगी जब उसकी कर्णी घात और कर्णीगत दोनों समान होगी, तभी कर्णियाँ जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्णी घात तो समान है लेकिन कर्णीगत तीनों के भिन्न भिन्न, यहाँ कर्णीगत 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इसलिए कर्णियाँ नहीं जुड़ेंगी। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही आपका आंसर है। अगला देखिए, इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, 3 + √3, 3 - √3। देखिए इस कर्णियों का गुणा आपको करना है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा a + b × a - b = होता है a² - b²। अगर दो पद एक कोष्ठक में जुड़े हुए हैं और वही दोनों पद दूसरे कोष्ठक में माइनस हुए हों और दोनों का गुणा करना है तो गुणनफल आता है a² - b², यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। यहाँ देखिए a + b × a - b, यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √3 है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है a² - b², यानी पहले पद का वर्ग। a की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो आ जाएगा 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। √3 का वर्ग मतलब √9, √3 गुणे √3, √3 का होल स्क्वायर मीन्स होता है √3 गुणे √3, और √3 गुणे √3 करेंगे तो आएगा √9, और √9 9 का वर्गमूल आप लेंगे तो आ जाएगा 3, तो 9 - 3 कितना आ गया 6 आ गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। ये आपका दूसरे का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, दूसरे का थर्ड पार्ट दिया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है a² + b² + 2ab। ये आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर इसी के रूप में दिया गया है। यहाँ देखिए a का मीन्स √5, b का मीन्स √2। जब इसको हम इस फार्मूले से इसका विस्तार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 × √5 × √2 क्या मिल जाएगा। देखिए a² मीन्स √5 का स्क्वायर, b² मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। a की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू √2 है, तो क्या हो जाएगा देखिए √5 का वर्ग का मतलब √5 गुणे √5, √5 गुणे √5 कितना आ जाएगा √25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा, प्लस √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस 2 √5 और √2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा √10। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 7 धन 2 √10। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका दूसरे का तीसरा पार्ट था। तो एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो √5 का वर्ग आप कर रहे हैं तो √5 का वर्ग का मतलब ही यही होता है। देखिए √5 का वर्ग का मतलब हुआ √5 गुणे √5 = क्या हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से भी आप जान सकते हैं, इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि अगर हम
इस रूट के करड़ी के चिन्ह को हटाते हैं तो 5 पर 1/2 घात लगती है और ये होल पावर 2। ये करड़ी का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 1/2 घात लग जाएगी और होल पावर 2 है, होल पावर 2 हमने कर दिया। अब देखिए घातांक का नियम क्या कहता है, घातों पर घात लगती घातों का गुणा हो जाएगा तो 5 की घात 1/2 गुणे 2, ये एक कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी जान सकते हैं। मौखिक रूप से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या पर वर्ग लगा हुआ है, वर्गमूल लगा है, तो हम वर्ग को भी हटा देते हैं और वर्गमूल के चिन्ह को भी हटा देते हैं, तो जो वैल्यू हमको मिलती है वही हमारा आंसर होता है। मौखिक रूप में आप इस तरह से भी जान सकते हैं और लिखित रूप में आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो चलिए आपको फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है √9.3 को संख्या रेखा पर इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है 9.3 को। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको √9.3 का गुणनखंड हम करेंगे तो √9.3 × 1, इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, एक लाइन हम खींच लेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, और यह लाइन मान लीजिए इसका हम नाम दे रहे हैं ए और बी। और ये पहला देखिए गुणनखंड जब हमने किया तो हमको मिला 9.3 × 1, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने ए भी खींचा। और देखिए दूसरा गुणनखंड है 1 सेंटीमीटर, इसी रेखा को हम और आगे बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर इसी को और आगे हम बढ़ा देंगे। मानते हैं कि पॉइंट हमको मिल गया सी। अब आइए देखते हैं, इस रेखाखंड AC का मध्य बिंदु हम लेते हैं O, इस रेखाखंड AC का मध्य बिंदु हम लेते हैं O, और इस मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर OA के बराबर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त हम खींच देते हैं। इस तरह से इस बिंदु O को केंद्र मानेंगे, OA के बराबर त्रिज्या लेंगे और हम एक अर्धवृत्त खींच देंगे। और अर्धवृत्त खींचने के बाद ये हमारा जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए एक रेखा है BD, यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई हम बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और फिर जो है हम इसको और आगे बढ़ा देंगे और फिर इसके बाद बिंदु B को केंद्र मानेंगे और BD के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। और ये चाप इसको जहाँ पर काटेगा, यही आपकी संख्या रेखा है, ये चाप जहाँ पर ये काटेगा, ठीक पॉइंट P पर काट दिया, यही पॉइंट P क्या दर्शाएगा, √9.3, यही आपको क्या दर्शाएगा, √9.3 संख्या रेखा पर। और यहाँ पर ये आपको दर्शाएगा 9.3। ये रेखाखंड BD जो है ये √9.3 का मान है। और संख्या रेखा पर पॉइंट P जो दिखाया जा रहा है, पॉइंट P यही संख्या रेखा पर √9.3 का निरूपण है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। आपको संख्या रेखा पर 9.3, इसी तरह से आप कोई भी संख्या को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद जो खंड आपको मिले, ठीक एक रेखा आप एक खंड खींचिए, उसी के आगे और उतने अगले खंड को आप बढ़ा दीजिए। फिर जो रेखा खंड मिलेगा उसी का हम क्या करेंगे, उसी का मध्य बिंदु लेंगे और मध्य बिंदु लेने के बाद हम क्या करेंगे,
एक अर्धवृत्त खींचेंगे और अर्धवृत्त खींचने के बाद जहाँ पर हमारा पहला खंड पूरा होता है उस खंड पर 90 डिग्री, उस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। वह रेखा अर्धवृत्त को जिस पॉइंट पर काटेगी उसका कोई नाम दे देंगे और फिर उस पॉइंट से हम, जैसे यहाँ पर हमने बिंदु बी से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BD खींचा, अब पॉइंट बी को केंद्र मान करके बिंदु BD के बराबर त्रिज्या लेकर के हमने क्या किया, एक जो है चाप लगाया और यह चाप इस रेखाखंड को, AC रेखाखंड को पॉइंट बढ़ी हुई AC रेखाखंड के बढ़े हुए रेखाखंड के बिंदु P पर ये काटता है। यही बिंदु P जो है संख्या रेखा पर √9.3 का निरूपण होगा। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज का लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है 1/√7। इसका दूसरा पार्ट है 1/√7 - √6। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको करना है हर का परिमेयीकरण करना है। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको हर का परिमेयीकरण करना है। तो देखो यहाँ पर परिमेयीकरण करने के लिए देखिए 5वें का हम पहला पार्ट बता रहे हैं। 5वें का पहला पार्ट है 1/√7। हर का परिमेयीकरण का करने का मतलब जो हर आपका है, यहाँ √7 है, यह √7 परिमेय संख्या हो जानी चाहिए। आपको इस तरह से इसको करना है, जो हर है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हर अपरिमेय संख्या √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आपको क्या करना है, परिमेय संख्या बनाना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो √7 दिया है ये सिंगल एक पद की कड़ी है, सिंगल एक पद की कड़ी है और इसकी कड़ी घात क्या है, 2 है। इस कोने में अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम कड़ी घात क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो ये क्या है, ये एक पद की, इसका हर क्या है, एक पद की कड़ी है और इसकी कड़ी घात क्या है, 2 है। तो अगर एक पद की कड़ी दी गई है, कड़ी घात 2 है और उसके हर का परिमेयीकरण करना है, तो हम क्या करते हैं, उसी कड़ी से, जो हर वाली कड़ी है उसी कड़ी से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब 1/√7 था, तो हमको क्या करना है, √7 से अंश में और √7 से हर में हमको गुणा कर देना है। तो आपका इस 1 का गुणा √7 में होगा तो आ जाएगा √7 और √7 का √7 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब √7 का मतलब क्या हुआ, √7 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर आप करेंगे तो √49 आएगा और √49 का मतलब 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो आपको हर मिला ये क्या हो गया, ये हर क्या है, परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हर का परिमेयीकरण हो गया। ये आपका 5वें का पहला पार्ट था। चलिए बच्चों 5वें का दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ। 5वें का दूसरा पार्ट है, 5वें का दूसरा पार्ट आपका है, 5वें का दूसरा पार्ट ये दिया है 1/√7 - √6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हर का परिमेयीकरण इसमें करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है क्या कि देखिए यहाँ पर कड़ी 2 पद की मिल गई, कड़ी क्या मिल गई, 2 पद की मिल गई। तो अगर हमको हर का परिमेयीकरण करना है और कड़ी 2 पद की है, उसका हर क्या है, 2 पद की कड़ी वाला है, तो ऐसी स्थिति में इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम हर के संयुग्मी से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो हर का संयुग्मी होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हो गया 1/√7 - √6। इसमें हम गुणा करेंगे √7 + √6 का अंश में, √7 + √6 का हर में। तो यहाँ पर देखिए
हर का संयुग्मी का मतलब हुआ कि दोनों कणियों के बीच के चिन्ह को जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो उस दी गई कणी का संयुग्मी प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कंजुगेट ऑफ सर्च कहते हैं। तो देखिए √7 माइनस √6 था, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, √7 प्लस √6 होगा। और अगर यहाँ √7 प्लस √6 होता जिसका संयुग्मी क्या होता, √7 माइनस √6 होता। तो यहाँ पर दोनों दी गई दोनों कणियों के बीच के चिन्ह को जब हम परिवर्तित कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस कणी का संयुग्म मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, जहाँ पर हर का परिमेयीकरण करना है और हर जो है 2 पद की कणी है, तो हम क्या करेंगे कि जो 2 पद की कणी है उसी के संयुग्मी से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/√7 माइनस √6 था, इसका संयुग्मी क्या मिला, √7 प्लस √6 मिला। इसी से अंश और हर में हम गुणा कर दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारी जो अंश वाली कणी है, जो अंश वाली कणी है उसमें हम जब 1 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमको वही चीज़ मिलेगी, √7 प्लस √6 मिलेगा अपान, यहाँ पे देखिए √7 माइनस √7 प्लस √6 है। तो यहाँ पर देखिए ए दो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा गया है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। इसका मतलब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, इसका मतलब √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान √7 का वर्ग 7 आ जाएगा और √6 का वर्ग 6 आ जाएगा, √6 का वर्ग 6 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका अंश वही रहेगा, बटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका हर था वो क्या आया, 1 आया, इसका मतलब परिमेय संख्या है 1। इस तरह से इसके हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन रहे। तो आप अभ्यास करिएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें हमने मिस किए हैं, छोड़े हैं, वो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको हम बता चुके हैं, तो उसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। तो ठीक अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।